हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर है इजी हम बोल नहीं सकते, और ये जो पेपर है वो एवरेज से अबव आया है। कुछ क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर ये है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था उसी से आया, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। और जो आपकी ब्रह्मास्त्र जो टेस्ट सीरीज थी, सारा का सारा पेपर उसी से आया, उसी टाइप के क्वेश्चन आए जैसे मैं आपसे बोलता भी जा रहा था। ठीक है, चलो जी देखते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। आपको बताना है कि मैक्सिमम वर्क डन किसका होगा। पीवी कर्व है, आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो मैक्सिमम वर्क किसके लिए होगा, एरिया अंडर द कर्व, जिसका मैक्सिमम होगा उसका वर्क मैक्सिमम होगा। तो अगर देखें मैक्सिमम वर्क की बात करें तो मैक्सिमम वर्क किसके लिए होगा। देखिए एरिया अंडर द कर्व, फर्स्ट जो कर्व है आप इसका एरिया अंडर द कर्व देखें, सेकंड के लिए देखें, थर्ड के लिए देखें, फोर्थ के लिए देखें, मैक्सिमम एरिया आ रहा है आपके लिए फर्स्ट के अंदर। आंसर देंगे फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसके लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर, व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 milliliter of 0.5 m HCl solution according to the following reaction। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन को बनाते हैं। मोल का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम देखें, हमें जो HCl है ना, HCl कितना गिवन है, मोलरिटी 0.5 है, वॉल्यूम इसका 50 मिलीलीटर गिवन है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मोल ऑफ HCl, HCl का मोल ऑफ HCl के मोल देखें अपन। HCl का मोल क्या लिखेंगे, m, मोलरिटी कितना है हमारे पास 0.5 है, इंटू वॉल्यूम 50 मिलीलीटर। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए, ये 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, मोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये तो हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो मोल है, चलिए जी इसकी स्टैइकोमेट्री देखें। स्टैइकोमेट्री क्या है, CaCO3 का कोफिशिएंट 1 है, HCl का कोफिशिएंट कितना आपके पास में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल HCl के लिए हमारे को 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है। अब आपके पास HCl का मोल ये है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, तो इसका हाफ चाहिए। तो हम लिख सकते हैं मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है। तो एक काम करते हैं, बाई 2 कर दें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 1000, और इसको हमने बाई 2 कर दिया। इतने मोल हमको चाहिए, ये तो मोल है ना। अगर मास की बात करें तो मास कितना चाहिए, तो मास के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 1000 इंटू 1/2, ये लीजिए। और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास होता है 100। ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास मास आ गया। इतना मास हमको चाहिए। क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपसे बोला गया 95% प्योर है। अरे वेरी गुड। चलिए 95% प्योर है ना। अगर हम मास की बात करें, ये आप इसको सोल्व करके देखें, याद आपके पास में 1.25 ग्राम, ये 1.25 ग्राम हो गया। क्लियर पॉइंट, 95% प्योर। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करी होगी मैं आपको बता देता हूँ। 1.25 है ना, अब बच्चे ने क्या किया होगा, इसका 95% कैलकुलेट किया होगा, और 95% कैलकुलेट करते उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा। 95% प्योर का मतलब ये होता है बेटा, अगर हमको 95 की जरूरत है तो 100 ग्राम सैंपल लेना होगा। हमको 95 की जरूरत है तो 100 ग्राम सैंपल लेना। हमको जरूरत किसकी है, 1.25 की। आप ऐसे समझो, हमको अगर 95 ग्राम प्योर चाहिए ना, तो सैंपल कितना लेंगे, सैंपल हम लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, ठीक है। और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम। तो इसको सोल्व करें तो बनेगा 100 अपॉन 95 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, आंसर आता है 1.32 ग्राम। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 1.32, फर्स्ट आंसर दिया जाएगा इसकी। और वैसे बताओ बेटा, आपका आंसर 1.25 आया ना। देखो ये सॉरी आंसर नहीं, ये मास कितना आएगा, 1.25 आया। और आपसे क्या बोला गया, प्योरिटी कितना है, 95% है। 95% प्योरिटी का मतलब आपको चाहिए 1.25, तो आपको जो सैंपल है, तो सैंपल तो 1.25 से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा ना। अगर आप ऑप्शन देखते ना तो वैसे भी बन जाता। देखो सेकंड क्या दे रखा है, 3.65 दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है 3.65 हो नहीं सकता, 9.5 हो नहीं सकता, 1.25 होगा नहीं। बच्चे से मिस्टेक हुई होगी, 1.5 टिक किया होगा, तो आंसर क्या देंगे, 1.32 इसका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है नॉट करेक्ट, हमको नॉट करेक्ट पता लगाना है।
कि नोट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, करेक्ट। चलिए जी, नोट करेक्ट स्टेटमेंट और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के लिए देखो फर्स्ट आपको दे रखा है P इक्वल टू N1, पता है एनसीईआरटी में ये एग्जैक्टली इसका जो डेरिवेशन है ना उसके बीच में एक लाइन दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है इसका ये तो करेक्ट स्टेटमेंट होता है। ये तो बेसिकली क्या कर रखा है, पार्शियल प्रेशर का सम कर रखा है। आप जानते हुए होंगे डाल्टन्स लॉ क्या होता है, आपके पास डिफरेंट गैसेज है, उनका जो पार्शियल प्रेशर का एल्जेब्रिक सम होगा वो टोटल प्रेशर होता है। इसका मतलब फर्स्ट एकदम सही है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या लिखा हमने, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यार ये तो होता ही है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल होता है। इसका मतलब सेकंड भी आपका एकदम करेक्ट है। थर्ड क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पीआई नोट। नोट का मतलब होता है प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। ये जो लिखा ना इसने, ये बेसिकली क्या चला गया, राउल्ट्स लॉ में चला गया। आपसे क्या पूछ रहा है, डाल्टन्स लॉ। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूले की बात करें तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास हमको ग्राम में लेना होता है। यही है मोलरिटी। क्वेश्चन में दे रखा है हमको 1 मोलर, ये 1 मोलर हो गया। मोल ऑफ सोल्यूट 0.5 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 1000 लिखा हमने। यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, देखते हैं सॉल्वेंट का मास ग्राम में क्या जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखें। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम। आंसर है 500 आंसर देंगे फर्स्ट 500 ग्राम। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपसे बोला जा रहा है 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल। आपको पता है नेगेटिवली कोलाइड है, इसको कोगुलेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन में देखो आपसे बोला क्या, नेगेटिव सोल है ना, नेगेटिव सोल है, इसकी कोगुलेटिंग पावर दे रखा है एल्यूमिनियम +3 का सबसे ज्यादा है, फिर बेरियम +2 Na+। बिल्कुल सही बात है। आपको कोगुलेट किसको करना है, नेगेटिव कोलाइड को करना है, तो क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चलो जी, सेकंड क्या बोला, कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल है ना, इसको कोगुलेट करना है। अब पॉजिटिव सोल को कोगुलेट कौन करेगा, तो नेगेटिव आयन करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। देखा जाए तो NaCl में Cl- होगा। चले जी, Na2SO4 में सल्फेट आयन होगा, ये ठीक है। और फॉस्फेट में आप लिखेंगे PO4-3। इसका मतलब पावर तो फॉस्फेट की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसने क्या बोला, NaCl की ज्यादा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। आंसर देंगे फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड आंसर, ये सेकंड आंसर आएगा इसके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बना के दिया है। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया गया होगा। इसने क्या किया, ग्राफिकल क्वेश्चन है और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। नेक्स्ट, हाँ हमको क्वेश्चन बना के दे रखा है। आपको पता है अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करें, चलो जी हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। एक ग्राफ बना रखा है जीरो ऑर्डर के लिए और एक ग्राफ हमने ले लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में चलते हैं। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर देखिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या किया, वाई स्केल पे तो क्या ले लिया, रेट ले लिया, और एक्स स्केल पे मैंने लिया कंसंट्रेशन। आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर में देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब ग्राफ ये, अगर जीरो ऑर्डर है ना तो वाई हम क्या ले, रेट ले, और एक्स क्या ले, कंसंट्रेशन ले, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर बन जाएगा। और वाई स्केल पे टी हाफ लिया जाए, एक्स पे कंसंट्रेशन ले, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनेगा नहीं। तो ऑप्शन सेकंड देखिए, आपसे क्या बोला गया, जीरो ऑर्डर वाई स्केल पे क्या लिया, रेट लिया, एक्स पे कंसंट्रेशन। इसका मतलब रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है तो जीरो ऑर्डर का बनेगा। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन, आंसर देंगे सेकंड। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट आयनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीलीटर ऑफ ईच, ठीक है, 50 ml ऑफ ईच 0.1 m सोडियम एसिटेट। यानी क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, देखो एक तो हमारे पास एसिटिक एसिड है और सेकंड हमारे पास सोडियम एसिटेट दे रखा है, CH3 है, सोडियम एसिटेट दे रखा है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम दोनों का 50 मिलीलीटर है। एसिटिक एसिड कितना है, एसिटिक एसिड आपको दे रखा है 0.01 m
और जो सोडियम एसीटेट है ये आपको दे रखा है 0.10 m और दोनों का वॉल्यूम दे रखा 50 मिलीलीटर, ये भी 50 मिलीलीटर है और ये भी 50 मिलीलीटर है। आपको पता है ये क्या बन गया, ये बन गया आपका बफर, और बफर भी कौन सा बफर बना, एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर है, आपको याद होगा एसिडिक बफर, इसका पीएच का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू pK प्लस log कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्ट, ये सोल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन यहाँ लिखा जाता है एसिड का कंसेंट्रेशन। क्लियर है। और पीके क्वेश्चन के अंदर पीके दे रखा हमको 4.57 प्लस log सोल्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, सोल्ट हमको दे रखा है 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 0.01 इंटू 50 ये लिखा जाएगा। 50 से हमने बच्चों 50 कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल किया तो ऊपर क्या है log 10 बनेगा आपका 1। 4.57 में 1 प्लस किया तो आंसर दिया जाएगा 5.57 ये इसका पीएच आ जाता है। आंसर देंगे फोर्थ 5.57। चलिए जी, तो बेटा एक ही क्वेश्चन रहा हमारे सामने। गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। अब गैडोलिनियम ये रहा एटॉमिक नंबर 64 के साथ 4f7 5d1 और 6s2 मिलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसके निकलने के बाद आपको हाई एक्सचेंज एंथैल्पी मिल जाती है, हाई एक्सचेंज एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इसका फर्स्ट आने वाला है। ये रहा हमारा IUPAC नेम बताना भाई 119 के लिए। तो 1 को आप क्या बोलते हो, अन। वापस से 1 को आप क्या बोलते हो, अन। और इसके लिए 9 के लिए क्या बोलते हो, इन। और लास्ट में क्या लगाते हो, ईएम। तो क्या आएगा, अन अन इन ईएम। 119 के लिए IUPAC नाम क्या आने वाला है, अन अन इन ईएम, यानी आंसर आने वाला है 4। लिस्ट दे रखी है और हमसे पूछा है कि इसमें करेक्ट मैचिंग कौन सी है। इस समझ ना, एक पॉइंट को लेके डाउट आता है अक्सर MgH2 को लेके। दरअसल NCERT में एक जगह एक पॉइंट ये भी मिलता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड पॉलीमेरिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड में तो पॉलीमेरिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कोवेलेंट हो जाना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि जो HF होता है ये भी तो कोवेलेंट होता है और बहुत सारे फैक्टर सपोर्ट करते हैं इस बात को कि MgH2 को आयनिक हो जाना चाहिए। तो भाई MgH2 हमारे हिसाब से तो आयनिक होना चाहिए। GeH4 ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रिक्साइज है। तो ये B फर्स्ट से मैच करना चाहिए। B2S6 आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और बचा HF, तो HF को क्या कंसीडर किया जाए, इलेक्ट्रॉन रिच, ये लोन पे आसानी से डोनेट कर सकता है। तो देखें जरा, A मैच हो रहा है किससे, 4 से, और ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है आंसर D। तो इसका आंसर क्या लगा दिया जाए, D। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है भाई, KO2 क्या होता है, अल्कली मेटल +1 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं क्या। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का KO2 में +4 होगा क्या, नहीं भाई, अल्कली मेटल हमेशा +1 में मिलते हैं। ये दरअसल सुपर ऑक्साइड है जहां पर पोटेशियम +1 में है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है, ये सुपर ऑक्साइड है। तो पहला स्टेटमेंट ही तो अपना क्या जा रहा है, गड़बड़ जा रहा है। आंसर तो मिल गया, बाकी के 3 देख लेते हैं। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज होती है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अल्कली मेटल में। एक्वस सॉल्यूशन में SRP देखो बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो, साफ समझ में आता है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आएगा। और अल्कली मेटल वाटर से रिएक्ट करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड में ही तो कन्वर्ट होते हैं अल्कली मेटल वाटर में। तो ये 3 स्टेटमेंट से ही ये गलत है और यही तो हमारा आंसर है। तो ये तो भाई सीधे सीधे यूजेस हैं। लिथियम आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं। सोडियम कहाँ है, एज अ कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। KOH बेस्ट एब्जॉर्बेंट होता है CO2 के लिए, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। और सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए काम में आता है। तो भाई D मैच कर रहा है 4 से और ऐसा एक ही ऑप्शन है अपना आएगा 3rd। मैच करके देख लो भाई, मिल जाएगा। डायमंड कोवेलेंट होता है, ग्रेफाइट आयनिक होता है, सरासर गलत बात है। दोनों के दोनों क्या हैं, कोवेलेंट हैं। डायमंड में sp3 मिलता है, ग्रेफाइट में sp2 मिलता है, यही तो सही है, हमने लिख भी रखा है। मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की भी अपने को जरूरत पड़ेगी।
डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड होता है, 4 कार्बन से अटैच्ड होता है इस तरह से, और जहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है। ग्रेफाइट का एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड होता है, 3 कार्बन से अटैच्ड होता है, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दोनों क्या एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होते हैं? नहीं भाई, ग्रेफाइट एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट तो यूज कर सकते हो, डायमंड कौन यूज करेगा? इतना खर्चा कौन करेगा लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करना? तो भाई नेक्स्ट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों 2 डायमेंशनल नेटवर्क है? नहीं भाई, डायमंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। बेटा आपको याद होगा क्वेश्चन में पूछा गया है जो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब की जाएगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वो कहाँ ज़्यादा होगी? तो E इक्वल होता है एच न्यू के, और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है किसके? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। या लिगेंड का स्ट्रेंथ नहीं देखना तो आप तो डेल का मैग्नीट्यूड देख लो, ये जहाँ पर ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। अब इथाइलिन डायमीन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। मैक्सिमम आपको डेल ओ का मैग्नीट्यूड सी में मिलेगा और मिनिमम मिलेगा बी में। तो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सी के लिए और मिनिमम होगी बी के लिए। आंसर आएगा CAB, और जो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंड आना चाहिए। हेमेटाइट क्या होता? Fe2O3। मैग्नेटाइट क्या होता? Fe3O4। कैलामाइन क्या होता? ZnCO3। और ये बचा हुआ फॉर्मूला किसका? केओनाइट का। तो ए तो मैच कर रहा है थर्ड के साथ, और बी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, और सी मैच कर रहा है सेकंड के साथ, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बड़ी दुविधा वाली बात है। भाई ICL की अगर प्रैक्टिकल डाटा उठा के देखो तो बॉन्ड एनर्जी है तो I2 से ज़्यादा, बट NCERT का एक स्टेटमेंट है जो हेलोजन फैमिली में दिखाई देता है। वो कहता है कि जो डाई हेलोजन है उनकी बॉन्ड एनर्जी इंटर हेलोजन कंपाउंड से ज़्यादा आती है। तो देखा जाए उस हिसाब से तो रीजन भी सही दिखाई दे रहा है। और इतना हमें पता है कि ICL मोर रिएक्टिव होता है I2 के कंपेयर में, यानी एसर्शन तो सही है ही सही। और अगर इसे NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रीजन भी सही दिखता है। अब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो फिर इसको सही एक्सप्लेनेशन भी माना जाए, और इस बिहाफ पे आंसर 4 आएगा। और अगर आप आ जाएं उस बात पे कि एकदम प्रैक्टिकल डाटा दिखाई दे कि ICL क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो फिर रीजन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। बट हमारी मजबूरी है, हमें NCERT के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, तो हम इसका आंसर डी देंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस बार जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है वो मतलब स्टैंडर्ड का पेपर आया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं, और एक दो में तो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है। चलिए जी, क्वेश्चन दे रखा है, दो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन आपको दे रखी है। एक तो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन ये होगी आपके पास में। चलो जी, दूसरा इलेक्ट्रोड का रिएक्शन ये दे रखा है। आपसे बोला गया विल द परमैंगनेट आयन MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बना है, आपसे क्या बोला है, क्या परमैंगनेट आयन जो है ना वो वाटर से O2 लिबरेट करता है क्या? इसका मतलब इसकी अगर हम रिएक्शन के बारे में सोचे तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? ये तो बनेगी ना परमैंगनेट आयन MnO4-। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? ये वाटर के साथ में, और एसिडिक मीडियम है, तो ये तो चेंज होगा Mn+2 में, और ये O2 बना लेगा। ये लीजिए यहाँ तक आ गया। इस रिएक्शन को देखा जाए तो MnO4- मैग्नीज +7 से कहाँ चला गया? +2 में, +7 से +2, इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और आपको पता है जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब ये कैथोड बना लेगा। नेक्स्ट, H2 में जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन में कितना है? -2 से कहाँ जा रहे? 0, -2 से 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन। और आपको पता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करता है। तो लग रहा है ना आपको, एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। तो एक काम करते हैं, इसका इनोड सेल निकाल लेते हैं। चलो जी, इनोड सेल आप सब बच्चे जानते हैं, इनोड सेल इक्वल टू होता है इनोड ऑफ कैथोड माइनस इनोड ऑफ एनोड, और हमको दोनों का SRP लेना है, SRP लेना है। चलिए जी, कैथोड किसका बनाया हमने? MnO4- से
Mn+2 ये तो हमारा कैथोड है, तो आप देख सकते हैं ये हमको दे रखा है ना MnO4 माइनस Mn+2 और हमको इनोड दे रखा है, पता है इसमें लिखा हुआ Mn+2 से MnO4 माइनस, इसका मतलब ये जो लिखा है ना +2 से +7 ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमको दे रखा है SOP और हमको चाहिए क्या SRP। और आपको पता है SOP से SRP लाने के लिए साइन चेंज करेंगे, यानी ये बनेगा 1.510 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब कैथोड का SRP हमारे पास है प्लस 1.510, ये लीजिए ये तो कैथोड का SRP आ गया, माइनस एनोड का SRP। एनोड क्या है वाटर से, ये लीजिए देखो इधर O2 से क्या बना दिया H2O, तो O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन 0 और ये कितना हो गया -2, 0 से -2 का मतलब रिडक्शन, इसका मतलब इसका हमको ऑलरेडी SRP दे रखा, इसका SRP है 1.223 ये लिखा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ जाता है प्लस 0.287 वोल्ट। इसका इनोड सेल क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इनोड सेल पॉजिटिव का मतलब सेल हमारा फिजिबल होगा, सेल फिजिबल होने का मतलब ये MnO4 माइनस H2 में से ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो आंसर क्या देंगे, हाँ फिजिबल है और इसका जो इनोड सेल है वो हमारे पास आ जाता है 0.287, यानी आंसर देंगे इसके लिए फोर्थ आंसर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है बच्चों। इस बार जो पेपर आया ना इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए जी, नेक्स्ट आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ना, एक तो कॉपर इलेक्ट्रोड का दे रखा है, एक जिंक इलेक्ट्रोड का दे रखा है, एक आयरन इलेक्ट्रोड है और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका ईसीएस बना देते हैं। चलो जी, हमने ईसीएस बना दिया। ईसीएस में क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलेंगे, एसआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखा जाए तो इन सब में लीस्ट एसआरपी किसके लिए, लीस्ट एसआरपी -0.76 ये जिंक के लिए। इसका जिंक का इलेक्ट्रोड सबसे ऊपर आ गया, ये लीजिए ये जिंक इलेक्ट्रोड हमारा सबसे ऊपर आएगा। इसके बाद देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोड आर फिर आयरन के लिए, ये लीजिए इसके बाद आयरन आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आता है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड आ गया, ये लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड है। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास में सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये डाटा देख के मैंने इसे अरेंज कर दी, ये इसे अरेंज कर दी। आपको पता है इसे आप ऊपर से नीचे चलते हैं ना तो रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर तो डिक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। इसका मतलब इस में अगर देखा जाए तो इन सब में देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, जो जिंक वाला है वो बनाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, ये तो बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। और सिल्वर की बात करें ये बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, ये लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विल नॉट अकर, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलो जी फर्स्ट की देखिए। फर्स्ट को देखिए क्या पता, आयरन को किस में रखा, कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर +2, इसका मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट को देखिए कॉपर +2 से क्या बन गया, कॉपर आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको देख के क्या पता लगा कि आयरन जो है ना वो कॉपर +2 को रिड्यूस कर रहा है। इधर देखो ईसीएस में जो ऊपर होगा ना वो नीचे वाले को रिड्यूस करेगा। तो देखा जाए तो आयरन ऊपर है क्या कॉपर से, तो बिल्कुल है, यानी आयरन कॉपर को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। इसने बोला कौन इनकरेक्ट है, कौन सा नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, क्या जिंक आयरन को रिड्यूस करेगा क्या, बिल्कुल देखो ना इसमें आयरन +2 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है। इसका मतलब जिंक ने आयरन को रिड्यूस कर दिया, तो जिंक आयरन को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट चले, सिल्वर क्या कॉपर को आयरन को रिड्यूस कर सकता है क्या, तो सिल्वर बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो आंसर देंगे थर्ड वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऐसा कैसा क्वेश्चन हमारी जो ब्रह्मास्त्र जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मैंने दिया था, वो क्वेश्चन एकदम सही था। पर ये जो क्वेश्चन आया ना इसमें गड़बड़ है, ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग तो बोनस होना चाहिए। चलो जो क्वेश्चन क्या है, हमको इसका ई सेल निकालना है। इसका ई सेल देखें तो ई सेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू आता है ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में क्या लिखे Na+2 0.001 अपॉन सिल्वर आयन और कोफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया 0.001 इसका स्क्वायर बनेगा, ये लीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा हमको इनोड सेल दे रखा 10.5, ये 10.5 हमने रख दिया, माइनस 0.059 अपॉन 2 अप्रोक्स आ जाता है 0.03 इंटू इसको सोल्व करेंगे तो आता है log 1000 होता है 3, इसको सोल्व करें तो बनता है 10.3, इसमें से माइनस कर दिया 0.09 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखा जाए ना, इसमें देखें तो 10 पॉइंट
ये 10.38 समथिंग इसका जो भी आंसर है, तो इसमें से एक भी आंसर नहीं दे रखा। तो बेसिकली गड़बड़ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सुनो बच्चों ध्यान से। इसमें से तो भाई 10 में से इसको माइनस करेंगे 10 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन में एक भी नहीं दे रखा, हम कैलकुलेशन भी क्यों करेंगे। इसमें गड़बड़ क्या करी इन्होंने जो गड़बड़ करी ना वो ई नोट सेल दे रखा 10.5। बेसिकली तो Ni और सिल्वर का इलेक्ट्रोड का ई नोट सेल 10.5 होता ही नहीं है, तो इन्होंने ये डाटा गलत दे रखा है, इनको देना चाहिए था यहाँ पर ई नोट सेल इक्वल टू 1.05 वोल्ट, ये इनको देना चाहिए था। अगर ये डाटा देते ना और वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कैसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा फिर 0.9615 ये निकल के आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बोनस जाता है। अब देखते हैं एनटीए इस क्वेश्चन का क्या करता है। इन न्यूट्रल और फ्रेंटली अल्कलाइन मीडियम, अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जो न्यूट्रल मीडियम होता है, जो अल्कलाइन मीडियम होता है ना, इसके अंदर ये हमारा जो KMnO4 होता है, जो KMnO4 है, KMnO4 यानी MnO4 माइनस जो आयन होता है, MnO4 माइनस आयन ये चेंज होता है MnO2 के अंदर। MnO2 में चेंज होने का मतलब +7 से कहां चला जाएगा, +4 के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देंगे ये चेंज होगा हमारा +7 से +4 में। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आंसर चेंज। तो आंसर क्या देंगे इसके लिए, +7 से +4 में चेंज होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 लीटर का फ्लास्क दे रखा है, उसके अंदर 64 ग्राम आपका ऑक्सीजन है और 27 टेम्परेचर आपको दे रखा है। आपसे बोला गया इसका प्रेशर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना था, आइडियल गैस क्वेश्चन आपको PV = nRT अप्लाई करनी है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। P = N क्या होगा, मोल, 64 ग्राम है। ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है वो हमने लिखा 32, R 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई T, 27 डिग्री, टेम्परेचर आता है केल्विन में 300 अपॉन V, वॉल्यूम 10 से डिवाइड कर दिया। इसको सोल्व करते हैं तो P = आता है 4.9 ATM। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर देंगे, थर्ड आंसर दिया जाएगा। वैसे पता है इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं ना, मैंने वैसे बच्चों को बता भी रखा है कि 25 डिग्री और 27 डिग्री जो होता है ना, उस पर जो ROT है, ROT का जो प्रोडक्ट होता है 25 और 27 पर, ये बता रखा है 24.6 आप लीटर ATM रख के डायरेक्ट सोल्व कर लिया करो, तो कैलकुलेशन भी ऐसी खतरनाक नहीं है, आराम से किया जा सकता था, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का दे रखा पॉइंट, रिएक्टेंट आपसे बोला गया रेट कांस्टेंट निकालना है, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या लिखेंगे आप। रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है K = 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A - x, ये फॉर्मूला होता है। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, 2.303 ये 2.303 अपॉन T, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट, ये 5 रख दिया हमने। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ये हमारे पास 0.1 है अपॉन A - x 0.001, ये लीजिए ये होगा सोल्व, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। इस पॉइंट को हटाएं, तो ये हमने क्या लिखा, इधर रखा 1000 और इधर रख दिया हमने 10। इसको सोल्व करें और log 100 होता है 2, तो इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5, ये आ जाता है आंसर, ठीक है। देखो वैसे भी देख ले, लॉजिकली सोचे, 2.303 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2.303 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, और इसको हमने 5 से डिवाइड किया, आंसर हमारा <1 आएगा, और <1 में भी 0.9 के अराउंड आंसर आता है, तो वैसे भी दिखाई दे रहा है। आंसर देंगे इसके लिए फर्स्ट 0.92। वैसे इसमें कैलकुलेशन ज्यादा कुछ नहीं थी, आराम से कर सकते थे बच्चे, ठीक है। तो आंसर दिया हमने 0.92, ये लीजिए इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी वाले क्वेश्चन में जनरली कैलकुलेशन आई जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे बोला गया FCC, चलो जी FCC का क्वेश्चन दे रखा है। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चे जानते हो, डेंसिटी D = होता है Z × A अपॉन A³ × Na, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी हमको दे रखा है 8.92, ये डेंसिटी गिवन है। Z FCC है तो नंबर ऑफ एटम 4 होता है। A एटॉमिक मास हमसे पूछा ही जा रहा है, वो तो निकालना है। A³ A हमको दे रखा है 3.608 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्यूब करना है। A³ इंटू
6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ए निकल के आता है। तो इसका जो ए है वो आपका आता है 63.1। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हाँ देखो कैलकुलेशन कर सकते 3.608 है ना, इसका आप क्यूब करेंगे तो ये बनेगा आपका 47, ये 47 बनता है, बाकी सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आता है 63.1। ये लीजिए फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपको एक रिएक्शन है और इसका केसी गिवन है। तो वैसे अगर हम देखें ना, इसका अगर हम केसी लिखें, देखो अगर हम इसका केसी लिखते हैं ना तो केसी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो केसी इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा O3, इसका तो क्या बनेगा भाई स्क्वायर अपॉन O2। O2 का हमको ये क्यूब करना है, ये क्यूब कर दिया हमने, ठीक है। केसी हमको दे रखा है, केसी हमारे पास है 3 इंटू 10 टू पावर -59, ये तो केसी दे रखा है, इक्वल टू O3 का क्यूब, O3 का स्क्वायर, O3 हमको कैलकुलेट करना है। ये लिए हमने लिखा O3 का स्क्वायर अपॉन O2 का क्यूब करें। O2 की कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 0.04, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब कर देते हैं। ये लीजिए इसका हमने ये क्यूब बना दिया, ये बना दिया क्यूब। देखो अब इसका क्यूब करें, इस पॉइंट को हटाए तो इस तरह क्या लिखेंगे हम 10 टू पावर 6, ये 10 टू पावर 6 बनेगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ से देखें तो इसको सोल्व करा तो ये बन गया O3 का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल बनेगा 64। ये लीजिए 64 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -59, 10 टू पावर -59 और -6, ये बनता है 10 टू पावर -65। यहाँ तक बन गया हमारे पास में, ठीक है। एक काम करते हैं हम, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 192 इंटू 10 टू पावर, इसको मैंने बना दिया, सुनो इसको मैंने बना दिया 65 है ना, इसको मैंने क्या किया 64 बना दिया। तो 64 के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बना मेरे पास में O3 का स्क्वायर आ गया। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना था, आपको O3 लेकर आना है ना, आपको O3 लाना है ना, अब इसका रूट लेना होगा। देखो 10 टू पावर -34 है बेटा, इसका रूट कितना आएगा 10 टू पावर -32, चार ऑप्शन देखो, 10 टू पावर -32 एक ही में दे रखा है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है, हाँ हमने इसको डिवाइड किया, बेसिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये था ना, हमने इसको क्या किया -65 है ना, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करूंगा तो 19.2 आ जाएगा ना, ये 19.2, ठीक है। इसको सोल्व करें तो बनता है 4.38 इंटू 10 टू पावर -32। ये लीजिए ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, रेडियस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे आप जानते हैं रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, n² के होता है। आपको क्या दे रखा है, सेकंड जो ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट बोर ऑर्बिट, वो किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। इसका आपको रेडियस गिवन है और थर्ड ऑर्बिट हमको लिथियम +2 के लेकर आना है, तो आराम से बना सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट लाना है तो आप ऐसे लिख देते हैं R3 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा N3 स्क्वायर अपॉन Z3 इंटू Z2 अपॉन N2 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। हमको लाना है R3, तो R3 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, R3 इक्वल टू आ जाएगा ना R2 की वैल्यू आपको गिवन है, R2 की जब वैल्यू पुट कर देते हैं 105.8, ये लीजिए हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सोल्व करें, N3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे, Z3 का मतलब लिथियम +2, ये 3 आ जाता है, इंटू Z2 का मतलब ये हीलियम प्लस, ये बनेगा 2 और 2 2 जा 4। चलिए जी इसको सोल्व करें, ये बनता है ये 2 टाइम्स हो गया, ये इसका 3 टाइम्स हो गया, तो 3/2 1 पॉइंट, यानी ये बन गया 105. ये हमारे पास है 105.8 है ना, इस 105.8 का हमको करना है 3/2 टाइम्स करना है। अब वैसे देखें क्वेश्चन को देखें, सारी कैलकुलेशन किस में चली, पिकोमीटर में, तो आंसर भी हमारा पिकोमीटर में आता है। अब आप देख सकते हैं ना 3/2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ 1.52 टाइम्स, और 105 का 1.5 टाइम्स अगर देखें तो इन ऑप्शन में देखा जाए फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड एंगस्ट्रॉम में, आंसर फोर्थ आ जाएगा 158.5 158.7। इसका मतलब आप लॉजिकली अगर सोचोगे ना तो कैलकुलेशन करने की हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती है। देखो बिना कैलकुलेशन के हमको आंसर पता लग गया।
आइए बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की जाए। क्वेश्चन क्या है हमारा, T3 सेट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d। भाई डी कोई सा भी ले लो, 3d ले लो, 4d ले लो, 5d ले लो, कोई सा भी डी ले लो। डी एक्स वाई 3d का भी वैसा दिखेगा, 4d का भी वैसा दिखेगा, 5d का भी वैसा दिखेगा। तो डी ऑर्बिटल के शेप तो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे 4d और 3d में। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन एन एटम ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। हमें पता है भाई कि डी के जितने ऑर्बिटल होंगे 3d के वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, वो डी जनरेट होंगे। ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर डी जनरेट, सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। भाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल, इनके शेप तो सिमिलर हैं ईच अदर, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के शेप भी एक दूसरे से मैच करते हैं। पूरी तरह से गलत बात है भाई। याद करो, हम बात कर रहे थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के शेप की। ये एक्स एक्सेस मान लो, ये वाई एक्सेस मान लो, तो दो लोब इधर मिलेंगे, दो लोब इधर मिलेंगे, ये होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सियल डी ऑर्बिटल। और अब बात करें हम डी जेड स्क्वायर की, तो जो डी जेड स्क्वायर होगा उसमें एक लोब इधर आएगा, एक लोब इधर आएगा, और ये आएगी बीच में एक रिंग। अरे बेबी सुदर होता है भाई डी जेड स्क्वायर, बच्चे के खेलने का जो झुंझुना होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। तो क्या इनके शेप सेम है? नहीं है। आंसर यही आएगा भाई, यही था हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, 5d और 4d ऑर्बिटल के साइज डिफरेंट रहेंगे? बिल्कुल होंगे। 4d ऑर्बिटल का साइज आपको छोटा मिलेगा, 5d का साइज आपको बड़ा मिलेगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वो ऑर्बिटल का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक बार पेन सिलेक्ट कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, लोन पेयर रिपल्सन कहाँ मैक्सिमम मिलेगा। अब अगर आप IF5 बनाने बैठेंगे तो ये आयोडीन है, ये 4 फ्लोरीन है। अगर आप 3D में देख रहे होंगे तो ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं और ये बॉन्ड आगे की तरफ जा रहे हैं। एक फ्लोरीन इधर है और एक इधर लोन पेयर है। अभी लोन पेयर रिपल्सन ही नहीं है इसमें, तो एक ही तो लोन पेयर है भाई, तो लोन पेयर रिपल्सन कहाँ से आ जाएगा, यानी IF5 तो हो ही नहीं सकता। और SF4 की भी तो यही दिक्कत है भाई। SF4 में जब आप देखोगे तो ये सीसो शेप आएगा जहां पर एक ही लोन पेयर है, और जब लोन पेयर ही एक है तो लोन पेयर रिपल्सन लाओगे कहां से। हमें लोन पेयर रिपल्सन को मैक्सिमम करना है। XeF2 को देख लेते हैं जरा। ये जिनोन है, ये 2 फ्लोरीन है, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। इसमें लोन पेयर रिपल्सन है। और एक काम करते हैं, हम ClF3 भी देख लेते हैं भाई। ये रहेगा क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। अब यहां आपको 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे थे, 3 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। देखो जरा, एंगल में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो भाई मेरे, जहां लोन पेयर ज्यादा होंगे वहीं तो लोन पेयर रिपल्सन आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन कहां मिलने वाला है, थर्ड में मिलने वाला है। ये रहा भाई, बड़ा सिंपल सा काम था। IUPAC नेम बताना था इसका। IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। H2O की वजह से 0 और 2 साइनाइड की वजह से -2। भाई अगर टोटल नेगेटिव माइनस में 2 है तो पॉजिटिव कितना होगा, +2। दोनों तरफ +1 क्या कर दो, साइड में कर दो। तो ये सिल्वर भी +1 में, ये सिल्वर भी +1 में। इस कॉम्प्लेक्स हिस्से के ऊपर चार्ज क्या है, +1, और इस कॉम्प्लेक्स हिस्से के ऊपर चार्ज क्या है, -1। अब इसका नाम क्या लिखोगे, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, और इसका क्या लिखोगे, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसको अर्जेंटेट क्यों बोला भैया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तब हम सेंट्रल मेटल एटम का कई बार क्या करते हैं, ग्रीक वर्ड यूज करते हैं और उसके नाम के लास्ट में 8 भी यूज करते हैं। तो ये मामला इसका बैठेगा, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, और हमारा आंसर क्या आने वाला है क्वेश्चन का, थर्ड। ये रहा हमारा आंसर। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is labeled assertion region दिया है भाई। ये मत सोचिएगा कि एम्स चला गया तो assertion region भी चले गए, नहीं भाई, assertion region अभी भी हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। assertion क्या है, ICl is more reactive than I2। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, डेफिनेटली सही है, क्योंकि ICl का बॉन्ड पोलर है और I2 का बॉन्ड नॉन पोलर है।
और जहाँ बॉन्ड पोलर होते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल आपको पोलर दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको रिएक्टिविटी भी ज़्यादा मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है ICl ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है I2 के कंपेयर में। अब जरा रीजन देख लो, ICl बॉन्ड दिया है वीकर और I बॉन्ड को बोला है स्ट्रॉन्गर। नहीं भाई, एक तो क्लोरीन एटम का साइज आयोडीन से छोटा, तो उसका ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करेगा, और ऊपर से इसमें बॉन्ड में पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है, उसका अट्रैक्शन बॉन्ड को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। और जनरली ऐसा होता भी है, आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। तो भाई एसर्शन तो हमारा सही है, रीजन गलत है। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। Which amongst the following is incorrect statement? बेटा C2 मॉलिक्यूल, अगर आपको याद हो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो करें, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखते हैं, पाई 2px और पाई 2py में। पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम है। गिनो, काउंट करो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ना 12। ये कहानी है C2 की। तो C2 में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 डीजेनरेट में है। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल। क्या ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं? डेफिनेटली हैं। तो मामला तो सही आ रहा है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं बेटा, H2 प्लस में एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जरा O2 प्लस को देखो, O2 प्लस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 15। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है, डायामैग्नेटिक नहीं होती। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही तो बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये रहा। और मुझे नहीं लगता कि इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हमें कोई दिक्कत आने वाली है। ढेर सारे शॉर्टकट भी बता रखे हैं, याद है ना आपको। 10 से 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करना है, और 10 से 14 की 8 to 14 की रेंज में तो क्या करना है। शॉर्टकट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएंगे। यहां पर कुछ मामला दिया है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है 16th एलिमेंट के लिए। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या सही है? नहीं है भाई। आपको पता है H2O में H बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर क्या होगा, H2S, H2SE, H2TO, सबसे आगे H2O। अब स्टेटमेंट सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। बेटा पार्शियल अगर आप देखेंगे तो सही स्टेटमेंट है, अदरवाइज H2O को देखोगे तो गड़बड़ लग रहा है। मोलर मास में इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। H बॉन्डिंग मामला गड़बड़ कर सकता है, और हमने ढेर सारा देखा भी है। फिलहाल वापस से देखें तो पहला स्टेटमेंट तो गलत दिख ही रहा है भाई, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता तो H2O तो सबसे पीछे दिखता ना। फिर हम पहले स्टेटमेंट को ही गलत क्यों बोलते? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गड़बड़ करती ही है ना। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। वापस से हम देखते हैं मामला क्या चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। तो भाई ये होता है डाइबोरेन, याद करें, जिसमें टर्मिनल जो बॉन्ड होते हैं, किनारे वाले जो बॉन्ड होते हैं, वो तो होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन ये जो आपको बॉन्ड दिखाई देते हैं ये होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोरॉन के पास आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देते हैं, इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अब आप ऑप्शन चूज करके देख लीजिए, अपने आप बात समझ में आ रही है। क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3 मिलेगा, sp2 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यही स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, यही तो हमें बताना है। आंसर क्या आने वाला है? थर्ड आने वाला है। दोनों ही बोरॉन sp3 मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट आपको दिए हुए स्टेटमेंट 1 और 2, और इसमें आपको बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग। देखो, अगर हम बात करें मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल की, यस आप ध्यान देना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल की अगर बात की जाए
तो इस कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो नाइट्रो ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -m और -I, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेफिनेटली ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। आप ध्यान देना, अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक आपको मिलता है पैरानाइट्रोफिनॉल, देन इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड देन इट इज मेटानाइट्रोफिनॉल। ये इन कंपाउंड्स का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मिलता है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें पैरा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तो यहां पर -m इफेक्ट ऑपरेट होगा, जबकि मेटानाइट्रोफिनॉल में अगर बात की जाए तो यहां पर -I इफेक्ट ऑपरेट होगा, राइट। और -m इज स्ट्रॉन्गर देन -I, और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दैट इज -m, these two compounds are more acidic than मेटानाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थो एंड पैरा में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपको पैरा के कंपैरिजन में लेस एसिडिक मिलता है, और इसके कंपैरिजन में लेस एसिडिक होने का रीजन आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इन 3 कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो इक्वल नहीं है, दैट इज डिफरेंट। पोजीशन चेंज होने के साथ में कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आएगा। तो अगर हमें बोला जा रहा है ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर अगर बात की जाए तो इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, the product obtained by SN2 reaction of haloalkanes having chirality at the reactive site show inversion of configuration। देखो इस केस में अगर बात की जाए हमें यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion of configuration। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो लीविंग ग्रुप L के 180 डिग्री ऑपोजिट साइड से होता है, और अगर ये लीविंग ग्रुप के 180 डिग्री ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा तो यहां पर हम बात कर सकते हैं देयर विल बी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन मिलता है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर SN2 रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो देखो यहां पर आ जाता है करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड अगर बात की जाए एनेंटियोमर्स आर सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एनेंटियोमर्स की अगर बात की जाए तो एनेंटियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये यहां पर आ जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ये बिल्कुल सही है। रेसिमिक मिक्सचर इज इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ D एंड L मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स, और अगर D और L का मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स का अगर इक्विमोलिकुलर मिक्सचर है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं डेक्स्ट्रो की वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा दैट विल बी टोटली कैंसल्ड बाय LIVO। तो यहां पर हम कह सकते हैं जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ये स्टेटमेंट भी यहां पर हो जाता है करेक्ट। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर्स। देखो SN1 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में अगर हम बात करें तो SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन पर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और कार्बोकेटायन पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस केस में क्योंकि जिस साइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है वो sp2 कार्बन है, ट्रायगोनल प्लेनर साइड है, और प्लेनर साइड पर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है। प्लेनर साइड पर अटैक नीचे से भी पॉसिबल है तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, और प्लेनर साइड पर अटैक ऊपर से भी पॉसिबल होगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और अगर ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर तो हम कह सकते हैं एक डेक्स्ट्रो और दूसरा LIVO होगा। इस केस में हम बात कर सकते हैं एनेंटियोमर जो आपको मिलेंगे वो 1:1 मिक्सचर में मिलेंगे, जो कि आइडियल कंडीशन हम कहते हैं कि आइडियल कंडीशन में SN1 रिएक्शन में हमें 1:1 मिक्सचर में एनेंटियोमर्स मिलते हैं। तो अगर बात की जाए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तो देखो यहां पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो करेक्ट स्टेटमेंट है,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। इसमें देखो नॉट एरोमेटिक आपसे पूछा जा रहा है और इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आप देखो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, क्लोज बाउंड्री में रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, फोर्थ में भी प्रेजेंट है, लेकिन आप देखो थर्ड में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। जो रेजोनेंस होगा वो केवल इसी पार्ट में लिमिटेड होगा, ये क्लोज बाउंड्री में रेजोनेंस नहीं है, तो फिर तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में साइक्लिक रेजोनेंस भी है और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर अगर बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट है और यहां पर यस 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 नेगेटिव चार्ज के साथ में लोन पेयर कार्बन के पास होगा, तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका मतलब आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, इनकी अगर बात की जाए तो ये आप कह सकते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हकल्स रूल। तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कंपाउंड एरोमेटिक होने की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, थर्ड कंपाउंड नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, क्योंकि वहां पर साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट है जो एरोमेटिक होने की एसेंशियल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग के लिए कुछ 2 कॉलम्स आपको दिए हुए, 2 लिस्ट आपको दी हुई है, एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स, और इसके साथ में आपको मैच करना है जिसमें आपको ड्रग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। सल्वर्सन दिया हुआ है, मॉर्फिन आपको दिया हुआ है, सिमेटिडिन दिया हुआ है और सेल्डेन दिया हुआ है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है ये। और इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर यस, एंटासिड की अगर बात की जाए तो इसके लिए मैच हो जाएगा सी, दैट इज सिमेटिडिन। एंटीहिस्टामिन की अगर बात की जाए तो इसके लिए हो जाएगा फोर्थ, सेल्डेन। एनाल्जेसिक की बात करें बहुत ही आसान, मॉर्फिन। और एंटीमाइक्रोबियल्स की अगर बात की जाए सल्वर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग ए के लिए होगा 3, बी के लिए हो जाएगा 4, सी के लिए हो जाएगा इसमें सेकेंड, दैट इज मॉर्फिन, और डी के लिए हो जाएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको 2 लिस्ट दी हुई है, उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, साइनोहाइड्रीन, एसिटल, चिप्स बेस, ऑक्साइम। और लिस्ट 2 की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको दिया हुआ है रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिलामाइन फर्स्ट आपको दिया हुआ है, सेकंड आपको प्राइमरी अल्काइल अमाइन दिया हुआ है, थर्ड में अल्कोहल दिया हुआ है और फोर्थ में हाइड्रोजन साइनाइड दिया हुआ है। चलिए मैच करते हैं फिर इसमें। यस आप ध्यान देना, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं इन अल्कलाइन मीडियम, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर और O नेगेटिव के साथ में एसोसिएट होता है H+, और इस केस में कंपाउंड फॉर्म होता है इसमें ये कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। तो यहां पर अगर बात की जाए तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आप करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में। तो यह साइनोहाइड्रीन के लिए यहां पर मैच होगा हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटल। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए और कार्बोनाइल कंपाउंड में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एल्डिहाइड, तो देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलता है ये कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज हेमीएसिटल। दिस कंपाउंड इज नोन एज हेमीएसिटल, और हेमीएसिटल की फर्दर जब आप रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में एसिडिक मीडियम में, तो जो कंपाउंड आपको मिलता है वो मिलता है डाई ईथर, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड आपको मिलता है, एंड दिस डाई एल्कोक्सी कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम हेमीएसिटल इज नोन एज एसिटल। तो एसिटल फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। तो एसिटल के साथ में अल्कोहल का शिप्स बेस की अगर बात की जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, यस व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद प्राइमरी अमाइन इन एसिडिक मीडियम,
अब मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताता हूं, इसमें H2 एलिमिनेट हो जाएगा और ओवरऑल H2 एलिमिनेशन के साथ में यहां पर आपको मिलता है N alkyl amine and this N alkyl amine is known as Schiff's base. It is known as Schiff's base. इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं Schiff's base को आप कनेक्ट कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन के साथ में, दैट इज RNH2. ऑक्साइम आपको दिया हुआ है, ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, यस हाइड्रोक्सिल अमाइन एसिडिक मीडियम, यहां पर भी शॉर्टकट में आप -H2 कर सकते हैं. देखो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन, ये कौन सी होगी, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन नाइट्रोजन मतलब अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में. पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, वहीं से क्वेश्चन फ्री हुआ है. और इस -H2 के साथ में जो कंपाउंड आपको मिलेगा, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज कैटेगराइज्ड एज ऑक्साइम. मतलब यहां पर ऑक्साइम फॉर्मेशन के लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे दैट विल बी हाइड्रोक्सिल अमाइन. चलिए मैच करते हैं. ए का मैच यहां पर बना है हमारे पास डी के साथ में, मतलब फोर्थ के साथ में, तो ए तो फोर्थ के साथ में कनेक्ट हुआ. एसिटल इज कनेक्टेड विद अल्कोहल 3 के साथ में. Schiff's base इज कनेक्टेड विद RNH2 सेकंड के साथ में, एंड डी दैट इज ऑक्साइम इज कनेक्टेड विद फर्स्ट दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रेगनार्स रिएजेंट दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन गिवन है ड्राई ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और यहां पर प्रोडक्ट हमें मिला Y को फिर आपको हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक मीडियम आपको दिया हुआ है टू गेट एसिड. और इस केस में क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज Y इन द अबव रिएक्शन. आसान क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है. अब ध्यान देना, इस केस में अगर हम बात करें तो RMGX की रिएक्शन, RMGX की रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाएंगे तो देखो RMGX का रिएक्टिव पार्ट होता है R पार्ट, और ये R पार्ट रिएक्ट करेगा R नेगेटिव के फॉर्म में, और इस R नेगेटिव का अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन साइट पर, और इस अटैक के साथ में यहां पर आपको जो इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा वो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये दिस इज द कंपाउंड Y, राइट. और अब इस Y का जब आप H3O+ के साथ में रिएक्शन लेंगे तो इट विल बी एसिड बेस्ड रिएक्शन, जिसमें ये जो अनायनिक पार्ट है, ये अनायनिक पार्ट यहां पर एसिड बेस करेगा, और एसिड बेस के साथ में यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कंपाउंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH. ये आपको दिया हुआ है यहां पर RCOOH, और आपसे पूछा जा रहा है Y की अगर बात की जाए तो वो आपके पास ये कंपाउंड है, एंड दिस इज RC≡OMgX. तो ये आपके पास कंपाउंड हो जाएगा Y, और इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान देना. इसमें आपको दिया है फाइबर्स पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ये स्टेटमेंट सही है, फाइबर्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही. थर्मोप्लास्टिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की अगर बात की जाए, तो हम उनको रीमोल्ड कर सकते हैं, दे आर रीमोल्डेड, ठीक है, वो उसके लिए कैपेबल होते हैं. थर्मोसेटिंग की अगर बात करें, पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, नो. अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट. तो बात कर रहे थे फाइबर्स पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली, ये स्टेटमेंट भी सही है. आप उनको रीमोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं आप उनको. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, ये गलत है, क्योंकि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को अगर आप हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है, वो और ज्यादा हार्ड होते चले जाते हैं, तो उनका आप रीमोल्ड नहीं कर सकते. इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर्स चेन हेल्ड टुगेदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही है, इलास्टोमर्स में अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है. हमें पूछा जा रहा है यहां पर नॉट करेक्ट, ध्यान देना, नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया था. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट नॉट करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन आपको दिया है, स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट. स्टेटमेंट सेकंड आपको दिया हुआ है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायज़ोनियम salts
which are stable even above 300 Kelvin. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. चलिए बात करते हैं इसमें. देखो आपको यहां पर दिया हुआ है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि देखो प्राइमरी अमीन्स की अगर बात की जाए, अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में जो डायज़ोनियम आयन फॉर्मेशन होता है ये होता है हाईली अनस्टेबल. ये हाईली अनस्टेबल होता है. N2 इसमें से लीव कर जाती है सिस्टम में से. सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस. एरोमेटिक अमाइंस की अगर बात की जाए या कहा जाए अराइल अमाइंस. अराइल अमाइंस अगर आप लेते हैं और इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, तो यहां पर भी डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, इस केस में भी डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. बट ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट आपको मिलता है ये कंपैरेटिवली स्टेबल मिलता है. स्टेटमेंट पे ध्यान देना, कंपैरेटिवली स्टेबल मिलता है. इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल है. बट ध्यान देना, कंपैरेटिवली स्टेबल अगर है तो वो कंडीशनल है. इट इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर. ठीक है, ये जो स्टेबल है इसकी कंडीशन है ओनली एट लो टेम्परेचर. और लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये आपको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही स्टेबल मिलता है. और अगर मैं बात करूं तो इट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आपको ये स्टेबल मिला तो इसका मतलब तो फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं. देखो यस, अगर फिर यहां पर बात की जाए तो फिर तो अगर आप केल्विन में भी इसको लेंगे तो केल्विन के अकॉर्डिंग भी देखो हम यहां पर बात कर सकते हैं स्टेबल अबव 300 केल्विन. ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं बात करूं केल्विन में भी तो ये तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर आप लोगे तो इसका मतलब तो आपके पास कितना हो गया 278 के आसपास. तो इसका मतलब तो 300 केल्विन के अबव जाने पर तो ये स्टेबल आपको मिलेगा ही नहीं. ये जो आपको स्टेबल मिलता है वो केवल लो टेम्परेचर पर स्टेबल आपको मिलता है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो अब आप देखो, आपको बताना है इसमें ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 सही है. प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की अगर बात की जाए तो ये अनस्टेबल सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं. अराइल अमाइन की बात करें स्टेबल तो बनाते हैं लेकिन कंडीशनल है ओनली एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अगर हम बात करें अबव 300 नॉट स्टेबल, तो फिर तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इसमें. और क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन के लिए आप देखो यहां पर जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें अगर मैं क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन की बात करूं तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 4. देखो बेंजीन की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं क्लोरीन के साथ में, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ में करवाते हैं एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, तो इस केस में हम बात करेंगे दिस इज लुईस एसिड और ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है. हमेशा हम बात करते हैं लुईस एसिड का एरोमेटिक केमिस्ट्री में फंक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर, या इसको हम हेलोजन कैरियर भी बोलते हैं. ये क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके यहां पर क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और क्लोरोनियम आयन फिर यहां पर इंटरैक्ट करेगा बेंजीन के साथ में और इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR के थ्रू यहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. फिर से आपको स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है. स्टेटमेंट 1 आपको दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू डायपोल इंटरैक्शंस. सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चलिए स्टेटमेंट्स पर गौर करते हैं. देखो इसमें स्टेटमेंट 1 जो आपको दिया हुआ है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स का उसने बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बोला है हायर देन हाइड्रोकार्बन्स. बिल्कुल सही बात है.
एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और उसका रीजन उसने क्या दिया है, इट इज ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। बिल्कुल सही है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर बात की जाए, पोलर कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो पोलर ग्रुप होता है, उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको मिलता है। जबकि हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स में होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स के कंपैरिजन में, और इसीलिए हम बात करते हैं कि यस, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से एज सच इस लाइन को उठा करके क्वेश्चन फ्रेम किया है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है इसमें। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स। बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, वहां पर हमें मिलता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर हो जाता है करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस में बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है जेल्डॉल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जेल्डॉल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी दिया है 11th एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन दिया है। और जेल्डॉल मेथड में नाइट्रोजन का जो हम एस्टिमेशन करते हैं उसमें बिल्कुल एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट है, एजो ग्रुप में प्रेजेंट है, या साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है लाइक पाइरिडीन, तो हम उसका एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, वो इन कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो यहां पर पाइरिडीन की अगर बात की जाए साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें साइकिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर अगर बात की जाए एजो ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस केस में नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनके लिए जेल्डॉल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब हम यहां पर डिटेक्शन की अगर बात करें तो वो डिटेक्शन हम किसके लिए कर पाएंगे, सेकंड कंपाउंड एनिलीन में आप नाइट्रोजन का डिटेक्शन यहां पर कर पाएंगे, उसका एस्टिमेशन आप कर पाएंगे, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड चैप्टर से ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। इस केस में अगर बात की जाए तो देखो यहां पर जो कंपाउंड्स आपको गिवन है कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें वन इज एसीटोन एंड अदर इज 2-पेंटेनॉन, और आपको बताना है विच इज नॉट फॉर्म्ड। समझना है इस बात को, एसीटोन और पेंटेन-टूओन अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो उस केस में आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन एल्डोल कंडेंसेशन में पॉसिबल नहीं है। जरा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए, देखो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जरा देखिए इस कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन क्या नजर आ रही है आपको। इस कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन आ रही है 3। इसका मतलब डेफिनेटली इस कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ होगा उसमें कौन से कंपाउंड का यूज हुआ होगा, कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड का यूज हुआ होगा, पेंटेन-3-ऑन का, नॉट पेंटेन-2-ऑन, नॉट एसीटोन। जरा आप देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, बट उसके लिए जो कंपाउंड आपको यूज करना होगा वो कंपाउंड आपको क्या यूज करना होगा, वो कंपाउंड आपको यूज करना होगा पेंटेन-3-ऑन। अगर आप पेंटेन-3-ऑन यूज करते हैं विल गिव दिस कंपाउंड, ठीक है। ये अगर आप यूज करेंगे तब आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट, जबकि आपको क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिए हुए वो दिए हुए एसीटोन एंड 2-पेंटेनॉन। एसीटोन एंड 2-पेंटेनॉन की अगर बात की जाए तो उस मिक्सचर से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। बाकी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो सेकंड कंपाउंड का फॉर्मेशन देखो कैसे हुआ होगा, पेंटेन-2-ऑन एंड एसीटोन, पेंटेन-2-ऑन एंड एसीटोन। ये अगर आप मिक्सचर लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में तो -H2O के साथ में ओवरऑल -H2O प्रोसेस के थ्रू आपको ये कंपाउंड यहां पर मिल जाएगा।
अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो देखो थर्ड ऑप्शन का फॉर्मेशन आप कैसे कर पाएंगे, थर्ड ऑप्शन का फॉर्मेशन भी इस मिक्सचर के थ्रू पॉसिबल है, और उसके लिए रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। देखो, ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन एंड अल्फा हाइड्रोजन ऑफ पेंटेन-2-ऑन, यहां से आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन के लिए एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे फोर्थ कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ये -H2 होगा तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। इसका मतलब देखो, एसीटोन क्योंकि मिक्सचर में प्रेजेंट है तो फोर्थ कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंड में 2 पेंटेनॉन एसीटोन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है तो आप थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर पाएंगे, सेकंड कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, फिर से स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड on the basis of their reactivity with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride known as Lucas reagent. Statement 1. Statement 2 में आपको दिया है primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reaction with Lucas reagent. जरा ध्यान देना, इस केस में स्टेटमेंट्स अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि HCl प्लस जिंक क्लोराइड इज नॉन एज ल्यूकास रिएजेंट, और इसका यूज हम करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि अल्कोहल्स की अगर बात की जाए तो अल्कोहल्स में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मिलता है ल्यूकास रिएजेंट के लिए, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, एंड इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। 3 डिग्री अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग बनने वाले कार्पेटाइन से, और 2 डिग्री में जो केटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग बनने वाले कार्पेटाइन से। इसीलिए हम बात करते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन में आपको इमीडिएट टर्बिडिटी मिलती है विद इन 2 to 3 सेकेंड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर होती है आफ्टर 3 to 5 मिनट्स, और 1 डिग्री अल्कोहल में इनिशियली टर्बिडिटी अपीयर ही नहीं होती है, जब आप उसे हीट करते हैं तो फिर टर्बिडिटी अपीयर होती है अप्रॉक्स आफ्टर 30 मिनट्स। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि स्टेटमेंट में उसने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, इनकरेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक and H2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol. The compound X is ओजोनलाइसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो यहां पर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है ओजोनलाइसिस की अगर बात की जाए, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय रिएक्शन विद H2O इन जिंक, यहां पर हम बात करते हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यहां पर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में, एक तो कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिला है फॉर्मेल्डिहाइड, तो ठीक है, एक तो आपको मिला है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड कंपाउंड हमें क्या मिला है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड आपके पास हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है तो आपको X मतलब इनिशियल कंपाउंड एल्कीन आपको आइडेंटिफाई करना है। जरा ध्यान देना, इन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए अगर बात की जाए ओजोनलाइसिस में हमेशा आपको एक शॉर्टकट बताया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और ऑक्सीजन ऐड करने के साथ में आपको कार्बोनाइल कंपाउंड यहां पर मिलते हैं। बस अब आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिए हुए हैं, क्या करना होगा, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड बनाओ, और ऑक्सीजन हटा करके जब आप डबल बॉन्ड फिर से इसमें ऐड कर देंगे दोनों कार्बन के बीच में, तो जो आपको कंपाउंड इसमें यूज करना होगा वो कंपाउंड आपको यूज करना होगा ये कंपाउंड। और ध्यान देना, इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, देखो इस कंपाउंड का अगर आप आईयूपैक नेम लिखते हैं तो इट इज 1 2 3 4, इट इज 3-methyl but 1-ene, 3-methyl but 1-ene। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। क्रॉस चेक कर सकते हैं 3-methyl but 1-ene का अगर आप ओजोनलाइसिस करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करें, ऑक्सीजन ऐड करें,
तो यहां से आपको मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और यहां से मिल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। सो द करेक्ट आंसर इज 3 मिथाइल ब्यूटानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आईयूपैक नेम बताना है कंपाउंड का। चलिए कंपाउंड का आईयूपैक नेम आप देखो, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो अल्कोहल है। कंपाउंड में जो पेरेंटल कार्बन चेन है वो आपके पास 6 कार्बन की है। नंबरिंग की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस टर्मिनल से नियर है हम नंबरिंग वहां से प्रेफर करेंगे, एंड दिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नियर टू दिस टर्मिनल, तो यहां से नंबरिंग इसमें स्टार्ट होगी। 6 कार्बन की चेन आपके पास है। सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात की जाए तो ब्रोमीन प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एट फर्स्ट पोजीशन, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एट फोर्थ पोजीशन और क्लोरीन प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एट फिफ्थ पोजीशन। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। जरा देखो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। 6 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन हेक्स, सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और सफिक्स सेकंड दैट इज सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज ऑल, पोजीशन इज 3, तो नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एकदम सीधा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपके 11th एनसीईआरटी से दिया है, सेकंड वॉल्यूम से, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया है, एकदम फ्लैट क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जानते हैं। देखो इसमें आ जाएगा एक तो पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स नो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डी, मतलब ए बी डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बेंजोनाइट्राइल दिया है और इसमें फर्स्ट आपको दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। यस, इट इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड। आप ध्यान देना, जब साइनाइड का आप रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, तो यहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा बेंजाइलमाइन। ठीक है, इस केस में बेंजाइलमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब आप देखो नेक्स्ट आपको दिया है सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। यस, बेंजाइलमाइन की रिएक्शन अगर आप सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ करवाएंगे दैट इज नाइट्रस एसिड। आप जानते हैं अमाइन जो आपको यहां पर है दैट इज प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, तो इस केस में यहां पर कंपाउंड फॉर्म होगा डायोजेनियम सॉल्ट। तो इस केस में कंपाउंड यहां पर आपको मिल जाएगा डायोजेनियम सॉल्ट। और अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट आपको दिया है इसमें हाइड्रोलिसिस। जरा देखो, अगर आप इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, डायोजेनियम सॉल्ट का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो जाएगा, N2 सिस्टम से लीव कर जाएगी, और इस केस में देखो N2 सिस्टम से लीव करेगी, यहां पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और आप जानते हैं वाटर जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कंप्लीट मॉलिक्यूल ऐड होकर H+ रिलीज करता है, तो इस केस में फाइनली प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा दैट विल बी बेंजाइल अल्कोहल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, बेंजाइल अल्कोहल। So next question is the incorrect statement regarding enzymes is, first option is like chemical catalyst enzymes reduce the activation energy of bioprocesses। ये statement अगर हम बात करें तो ये statement तो सही है, क्योंकि देखो अगर enzymes की बात की जाए तो enzymes का function क्या हो सकता है, they act as catalyst because they can hold the molecule substrate molecule in such a way that that the substrate molecule can be attacked by reagent in effective manner, so this is how they can reduce the activation energy of the reaction। तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा कि बिल्कुल वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सेकेंड आपको दिया है एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो दे आर नॉट पॉलीसैकेराइड्स, दे आर प्रोटीन्स। थर्ड अगर बात करें एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही स्पेसिफिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं इस एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन में। एक एक्टिवेशन साइट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, तो ये बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक मैनर में ही उनका एक्शन आपको मिलता है। और एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब अगर बात की जाए यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर हो जाता है सेकंड ऑप्शन, एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, नो दे आर प्रोटीन्स। तो ये आपका क्वेश्चन था।